तो द शेटी फाइल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। चलिए शुरू करते हैं आज की फाइल। बारिश कैसे बनती है और जल चक्र क्या है? यह सवाल प्रकृति के सबसे अद्भुत और जरूरी रहस्यों में से एक है। अगर जल चक्र रुक जाए तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर वाष्पीकरण या संघनन की प्रक्रिया रुक जाए तो बारिश बंद हो जाएगी। बिना बारिश के नदियां सूख जाएंगी, भूजल स्तर गिर जाएगा, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए जल चक्र का निरंतर चलना जीवन के लिए अनिवार्य है। जल चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जल स्रोतों की रक्षा करें, पेड़ों की कटाई न करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जल का दुरुपयोग न करें, वर्षा जल संचयन करें और प्रदूषण को कम करें। ये छोटे छोटे कदम हमें जल चक्र को बनाए रखने और आने वाले समय में जल संकट से बचने में मदद करेंगे। अंत में जल चक्र और बारिश हमारे जीवन के लिए प्रकृति का अद्भुत उपहार है। सूरज, हवा, बादल, बारिश, नदियां, समुद्र, ये सब मिलकर एक सुगम और संतुलित जीवन के लिए जरूरी है। इस प्रकार जल चक्र न केवल विज्ञान का विषय है बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो हर सांस, हर कण और हर जीवन को ऊर्जा देती है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि बारिश कैसे बनती है। धरती की सतह पर मौजूद पानी, चाहे वह नदी, समुद्र, झील, तालाब या मिट्टी में, सूरज की गर्मी से धीरे धीरे वाष्पित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवापोरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। जब सूरज की किरणें जल सतह पर पड़ती हैं तो पानी के अणु ऊर्जा ग्रहण कर हवा में उड़ जाते हैं। अब जैसे जैसे यह जल वाष्प ऊपर की ओर उठती है, वह वातावरण में मौजूद ठंडी हवा के संपर्क में आती है। ऊंचाई पर तापमान कम होता है, जिससे गर्म जल वाष्प ठंडी होकर छोटे छोटे बूंदों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया संघनन या कंडेंसेशन कहलाती है। जब लाखों करोड़ों बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो बादलों का निर्माण होता है। ये बादल हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनमें पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, बूंदें भारी होने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब बादल में मौजूद जल बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे हवा में तैर नहीं पाती। तब ये बूंदें बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगती हैं। यही है वर्षा या प्रिसिपिटेशन। कभी कभी तापमान बहुत कम होने पर जल बूंदें बर्फ या ओले के रूप में भी गिर सकती हैं। बारिश का गिरना केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। बारिश का पानी नदियों, झीलों, समुद्रों और भूजल में मिल जाता है। कुछ पानी धरती में सोख लिया जाता है, जिससे कुएं, झरने और जलाशयों का जल स्तर बढ़ता है। इस प्रकार पानी फिर से वाष्पीकरण के लिए तैयार हो जाता है और यही है जल चक्र या वाटर साइकिल। आइए अब जल चक्र की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। जल चक्र मुख्यतः 4 चरणों में बांटा जा सकता है: वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और संचयन। पहला चरण वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जैसा कि पहले बताया गया, सूर्य की गर्मी से धरती की सतह पर मौजूद पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। यह वाष्प समुद्र, झील, नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों से निकलता है। पौधों से निकलने वाली नमी भी इसमें शामिल होती है। यह जल वाष्प आसमान की ओर बढ़ता है और वातावरण में मिल जाता है। दूसरा चरण संघनन, कंडेंसेशन। ऊंचाई पर पहुंचकर जल वाष्प ठंडी हवा से मिलती है और फिर से तरल बूंदों में बदल जाती है। ये छोटी छोटी बूंदें बादलों का आकार ले लेती हैं। बादलों का रंग, घनत्व और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें जल बूंदों की मात्रा कितनी है और वे कितनी ऊंचाई पर हैं। तीसरा चरण वर्षा, प्रेसिपिटेशन। जब बादलों में जल बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो वे गिरने लगती हैं। तापमान के अनुसार ये बूंदें पानी, बर्फ या ओलों के रूप में गिर सकती हैं। धरती पर पानी की यह वापसी ही बारिश कहलाती है। बारिश से न केवल वातावरण में नमी बढ़ती है बल्कि पेड़ पौधों, खेती, मनुष्य और जीव जंतुओं को जीवनदायिनी जल भी मिलता है। चौथा चरण संचयन, कलेक्शन। बारिश का पानी नदियों, झीलों, समुद्रों, तालाबों और जमीन में एकत्रित हो जाता है। कुछ पानी सीधा जमीन में समा जाता है, जिसे भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। यह भूजल कुओं, हैंडपंप, झरनों आदि के माध्यम से फिर से उपयोग किया जाता है। बचा हुआ पानी सतह पर बहकर नदियों और समुद्रों में मिल जाता है। वहां से फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। यह केवल पानी का घूमना भर नहीं बल्कि धरती के तापमान को संतुलित रखने, मौसम बदलने, जीवन के हर रूप को बनाए रखने और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। अब सवाल आता है कि बारिश के बनने और जल चक्र में कौन कौन सी और प्रक्रियाएं या तत्व योगदान करते हैं। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य निभाता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना पानी वाष्पित ही नहीं हो सकता। सूर्य की गर्मी से ही समुद्र, झील और नदियों का पानी भाप बनता है। सूर्य जितना तेज, वाष्पीकरण उतना अधिक। दूसरी भूमिका हवा या वायुदाब की है। हवा बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जब हवाएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं तो वे अपने साथ नमी भी ले जाती हैं, जिससे उन क्षेत्रों में बारिश होती है।
पर्वतीय इलाकों में जब नम हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो वे ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर बारिश का कारण बनती हैं। इसे स्थलाकृति वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तीसरा, तापमान में उतार चढ़ाव भी जल चक्र को प्रभावित करता है। गर्मी ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण तेज होगा, सर्दी में संघनन और बर्फबारी की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, मानवीय गतिविधियां भी जल चक्र को प्रभावित करती हैं। पेड़ पौधों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, जल स्रोतों का अतिक्रमण, ग्लोबल वार्मिंग आदि कारणों से जल चक्र की गति और रूप में बदलाव आता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं कहीं बारिश कम तो कहीं अधिक होने लगी है, जिससे सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ गई हैं। अब जानते हैं कि जल चक्र और बारिश का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले तो पीने का पानी, सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए ताज़ा जल हमें बारिश और जल चक्र के कारण ही मिलता है। बारिश से खेती होती है, फसलें लहलहाती हैं, जंगल हरे भरे रहते हैं, पशुओं को चारा मिलता है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जीवनदायिनी ऊर्जा मिलती है। बारिश से भूजल स्तर भी रिचार्ज होता है, जिससे कुएं, तालाब और झरनों में पानी बना रहता है। वर्षा से नदियां, झीलें और जलाशय भरते हैं, जिससे सूखे की स्थिति से बचाव होता है। इसके अलावा बारिश वायु में धूल और प्रदूषकों को साफ करती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जल चक्र प्राकृतिक रूप से मौसम, जलवायु और तापमान को संतुलित करता है। अगर बारिश न हो तो सूखा पड़ सकता है, फसलें नष्ट हो सकती हैं और जल संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरी ओर अत्यधिक बारिश से बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं। जल चक्र, बारिश और पानी के महत्व को समझना हमें यह सिखाता है कि जल का संरक्षण, सही उपयोग और प्रदूषण से बचाव कितना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए तो यह सिर्फ 1 सेकंड का छोटा सा काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी।